हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप लोग जो पहला चैप्टर में पढ़ाया था वो चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छा लगा और आप सभी ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी दिया। उस चैप्टर को मैं इस प्रकार से पढ़ाया था कि आप लोग का खोपड़े में पूरी तरह से याद हो गया था, आप लोग को पूरी तरह से याद हो गया। ठीक है, तो आज का हम लोग का सेकेंड चैप्टर है जिसमें है सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी ने जो है क्या लिखा है, भाभी जान लिखा है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सोहेल अजीम आबादी का इंट्रोडक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगर हाँ आप साढ़े 400 प्लस करना चाहते हैं या फिर बिहार टॉपर करना चाहते हैं तो आपको ये पूरा वीडियो देखना ही चाहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए सोहेल अजीम आबादी के सारे इंट्रोडक्शन को पूरा एक्सप्लेन कर देते, पूरी तरह से समझा देते हैं। ठीक है, तो हमारा है सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। ऑब्जेक्टिव में आएगा सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा सैयद मुजीबुर रहमान। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे। मतलब सोहेल अजीम आबादी जो है अपने इब्तदाई ज़िंदगी में क्या करते थे, शायरी करते थे, मतलब शायरी लिखते थे या फिर शायरी करते थे। इसीलिए सोहेल तखल्लुस जो करते थे, इसका मतलब ये बोल रहा है कि सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या बोला था, सैयद मुजीबुर रहमान है। ये अपने ज़िंदगी में क्या कर रहा था, शायरी कर रहा था। इसी वजह से सोहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या हो गया, सोहेल हो गया। ये बात समझ में आ गया। सोहेल क्या हो गया, तखल्लुस। और तखल्लुस किसे कहते हैं, हम लोग पिछले अध्याय में पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़े थे शबनम कमाली के बारे में। ठीक है, तो तखल्लुस किसे कहते हैं, जो शायर जो है अपना एक उपनाम रखता है जिससे शायर क्या होता है, पहचाने जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों क्या अदबी दुनिया में सोहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हो गए। किस नाम से मशहूर हो गए, सोहेल अजीम आबादी। कौन सा नाम से बच्चों, सोहेल नाम से क्या हो गए, मशहूर हो गए। तो हम लोग क्या समझे कि जो है इसका नाम क्या है, सोहेल जो है मशहूर हो गया था। ठीक है, क्यों मशहूर हुआ था, क्योंकि ये शायरी करता था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इनकी पैदाइश बच्चों 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। अगर आपको कहा जाए कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी, तो आपको लिखना है सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुआ था, 1911 ईस्वी में कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। और उसके साथ साथ बोलेगा कि सोहेल अजीम आबादी का कौन सा नाम मशहूर हो गए थे, तो सोहेल हो गए थे। क्या हो गए थे, सोहेल क्या हो गया था, मशहूर हो गया था। ठीक है, यहाँ क्या है कि सोहेल जो है, सोहेल साहब जो है एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। इसका मतलब पूछेगा सोहेल अजीम आबादी कौन सा खानदान से ताल्लुक रखते थे, तो जमींदार खानदान से क्या रखते थे, ताल्लुक रखते थे। 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया था। अब बच्चों आपको पूछा जाएगा क्या सोहेल अजीम आबादी का वालदा का इंतकाल कब हुआ था, तो सोहेल अजीम आबादी का जब 1 साल का उम्र था तभी उसका वालदा का क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इंतकाल हो गया था और परवरिश ननिहाल में हुआ। ननिहाल का मतलब तो नानी का घर में। सोहेल अजीम आबादी का परवरिश कहाँ पे हुआ था, ननिहाल में हुआ था। ठीक है, तो सोहेल अजीम आबादी का परवरिश कहाँ हुआ, ननिहाल में हुई थी। एक मालूमात के सरिश्ते में वही इब्तदाई तालीम व तरबियत क्या किया, हासिल किया। मतलब क्या, मालूमात हासिल करना होता नहीं कि थोड़ा सा मालूमात के लिए पढ़ाई हो जाए, होता है जो बोलता है कि नहीं, थोड़ा सा जानकारी के लिए पढ़ाई करना। ये जो जानकारी के लिए जो पढ़ाई या फिर तरबियती पढ़ाई जिसको बोल सकते हो, क्या जिसको बोलता है प्राथमिक शिक्षा, ये कहाँ पर हासिल किया था, ये ननिहाल में ही हासिल किया था। ठीक है, इसको और एक बार मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है और ये तखल्लुस क्या कर रखते थे, सोहेल रखते थे। और सोहेल तखल्लुस क्यों रखता था, क्योंकि आपको अभी हम बताएं कि सोहेल अजीम आबादी अपने असल ज़िंदगी में क्या शायरी भी किया करते थे। तो शायरी किया करता था, इसीलिए इसका नाम क्या तखल्लुस में क्या रख गया कि सोहेल रख गया। ठीक है, और इसका एक नाम जो है बहुत ज़्यादा मशहूर था, जो नाम क्या था, सोहेल था। सोहेल क्यों मशहूर हुआ, क्योंकि वो शायरी करता था, इस वजह से सोहेल नाम जो है पूरी तरह से क्या हो गया था, मशहूर हो गया था। और सोहेल अजीम आबादी का इब्तदाई तालीम यानी कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ था, नानी के घर में होता। नानी के घर में क्यों हुआ था, क्योंकि सोहेल अजीम आबादी का वालदा का इंतकाल 1 साल में हो गया था। कितना साल में, 1 साल में हो गया था। इसकी वजह से इसका वालदा जो मर गया तो ये कहाँ चला गया, नानी का घर चला गया। और वहीं पे इसका प्राथमिक शिक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हाँ इब्तदाई तालीम जो होता है अपने नानी के घर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, अपना नानी के घर में इसका क्या हुआ था, इब्तदाई तालीम हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ अगर पूछा जाए कि सोहेल अजीम आबादी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है सोहेल अजीम आबादी का जन्म 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। इतने ही इंपॉर्टेंट बातें, बस मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट बात को बता देता हूँ। उसके बाद भी बहुत सारा बात है जो क्या इतना अच्छा एग्जाम के दृष्टि से इतना कोई खास नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो बात को मैं बता दिया। तो कैसा लगा इनका इंट्रोडक्शन, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन को
फिर से पूरी तरह से दोबारा देख लेना है, ताकि आपको खोपड़ी में सेट हो जाए, फिट हो जाए और आपका याद हो जाए। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं भाभी जान को एक नया अंदाज में, जिससे कि हमें ये पूरा का पूरा कहानी बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए और हम आने वाला मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को फाड़ के नहीं, बल्कि उसे इतना खूबसूरत अंदाज में लिख के आएंगे कि एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले को नंबर छप्पर फाड़ के देना ही होगा। तो चलो दोस्तों, चालू करते हमारा भाभी जान को। जैसे हम लोग भाभी जान के बारे में सोचते हैं या फिर ख्याल में आता है कि भाभी जान, तो उसका अपोजिट हमें ये भी याद आता है कि अगर किसी का कोई भाभी है तो भाभी का देवर भी जरूर होगा। तो इस कहानी में एक देवर अपने भाभी के खासियत को, अपने भाभी के कुछ इम्पोर्टेंट बातों को इतने अच्छे अंदाज में बताया है कि आपको सुनकर अपने आप में मोटिवेशन पैदा हो जाएगा। इस चैप्टर में भाभी है और उस भाभी का देवर अख्तर है। इस उस भाभी का देवर अख्तर है और अख्तर अपने भाभी के बारे में इस प्रकार से एक्सप्लेन करते, अपने भाभी के ज़िंदगी को इस प्रकार से एक्सप्लेन करते, अपने भाभी के करतूत को, उसका भाभी क्या काम करते हैं, उसको इतना एक्सप्लेन करता है जिसे सुनने के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाला है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है अख्तर के माध्यम से कहानी को समझाया है। कौन? सोहेल अज़ीम आबादी। सोहेल अज़ीम आबादी हालाँकि इसका लेखक है, लेकिन आप इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेंगे कि अख्तर ये सारे के सारे बातों को क्या कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। उसका भाभी जो है अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से संघर्ष और किस प्रकार से मेहनत करके कितने सारे के सारे मुश्किलों को भी झेल कर अपने ज़िंदगी में कामयाब होते, अपने ज़िंदगी को किस प्रकार से बिताते हैं, ये सारे के सारे बातों को अख्तर के माध्यम से क्या किया गया है, समझाया गया है। तो भाभी हो गया कौन? देखिए दोस्तों, भाभी का नाम यहाँ पे रुकैया है। रुकैया भाभी के बारे में कौन और देवर अख्तर बताता है कि मेरा भाभी जो है अपने ज़िंदगी में ये सारे के सारे संघर्ष करता है और क्या करता है, अपने ज़िंदगी को व्यतीत करता है, अपने ज़िंदगी को बिताता है। तो अख्तर के माध्यम से लेखक सोहेल अज़ीम आबादी किसके बारे में, रुकैया भाभी के बारे में एक्सप्लेन करता है इस कहानी में, जिससे बच्चों आप लोग अगर इसे पूरी तरह से बढ़िया से सुनेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, जिससे आपको क्या हो जाए, ये कहानी पूरी तरह से क्या हो जाए, याद हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहानी शुरू होता है अख्तर और उनकी भाभी से। अख्तर आता है भाभी के घर में 2-4 दिन के लिए और देखिए दोस्तों, और भाभी जो है, जिसका नाम रुकैया भाभी है, वो शादी से पहले अपने माँ-बाप के घर महारानियों की तरह रहा करता था। किसकी तरह रहा करता था? महारानी की तरह। आप सभी को पता है, कोई भी लड़की जब उसका शादी से पहले अपने माँ-बाप के घर में रहता है, तो कहा नहीं जाता, अभी ट्रेंडिंग में चलता है कि पापा की परी, बिल्कुल वही पापा की परी की तरह अपने घर में रहते हैं, बिल्कुल पूरा राज करते हैं, ना कोई काम-काज करता, अपना मर्ज़ी से जीता है। ठीक उसी प्रकार रुकैया भाभी अपने घर में क्या करते थे, अपना मर्ज़ी से चलता था, जो भी चीज़ उसे पसंद आ जाता था, वो सारी की सारी चीज़ को खरीद लेती थी। कौन? रुकैया भाभी। और अपने घर में पूरी तरह से क्या करते थे, राज करते थे। लेकिन अख्तर लोग क्या सोचे थे, जब रुकैया भाभी का मेरे भाई के साथ क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा, तो मेरा भाभी और भी मेरे घर में क्या होंगे, महारानी की तरह रहेंगे। क्योंकि अख्तर का जो भाई था, वो एक सियासी आदमी था। सियासी आदमी का मतलब पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ इंसान, जिसको हम लोग नेता कह सकते हैं। क्या कहता? नेता था। उसका भाई का नाम जो था, उसका भाई नन्हे भाई था। क्या था? मतलब अख्तर का जो भाई का नाम था क्या, नन्हे था, ठीक है? और रुकैया की जिसके साथ शादी हुआ, तो अख्तर क्या सोचते थे और घर के उनके तमाम लोग यही सोचते थे कि जब रुकैया भाभी का शादी मेरा भाई नन्हे के साथ हो जाएगा, तो वो और भी ज़्यादा महारानी की तरह जिएगी, क्योंकि मेरा भाई तो है नेता, वो हमेशा घर से बाहर रहेंगे और पैसा तो नेता का जानती है बहुत ज़्यादा होता है, और मेरा भाभी क्या करेंगे, बिल्कुल राज करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सारा का सारा उल्टा पड़ जाता है। क्या होता है, जब रुकैया भाभी की शादी किनके घर में हो जाता है, अख्तर के घर में उसका भाई नन्हे के साथ हो जाता है, तो क्या होता है, ये सारे के सारे मामला जो सोच था, वो सारे के सारे सोच बिल्कुल बदल जाता है। जो रुकैया भाभी अपने घर में राज करने वाली लड़की, अपने घर में पूरी आज़ाद से ज़िंदगी को बिताने वाली लड़की, जब अख्तर के घर में आता है, यानी कि अख्तर के घर में नहीं, नन्हे के घर में, यानी अख्तर के घर या नन्हे का घर जो भी बोले, उनके घर में आता है, तो वो सारा का सारा उसका राजपाट जो है
ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अख्तर का भाई जो है बिल्कुल सियासी आदमी है, पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ इंसान है, नेता आदमी है और आप सभी को पता है नेता लोग दूसरे का विरोध करते हैं। किसके विरोध में मतलब यानी कि मतलब गलती होता है तो उसके खिलाफ में बोलता है। हमेशा क्या होता था उन लोगों के बीच में बहस होते रहता है और उन पर बहुत ज़्यादा केस भी होते हैं। किनके ऊपर? नेता के ऊपर। तो ये जो नेता था उसका भाई नन्हे बाबू, उस पर जब मन तब केस हो जाता था और उसको पुलिस उठाकर जेल में डाल देते थे। वो वहीं पे ज़्यादातर रहता था। अपना घर में बहुत ही कम रहा करता था। जैसे ये क्या कहता है नन्हे बाबू जेल से छूट के आते थे, कुछ 2 या 4 दिन के बाद फिर से जेल चले जाते थे, फिर वहाँ से आते थे, फिर से जेल चले आते थे, फिर वहाँ से आते थे, फिर से जेल चले जाते थे। मतलब उसका भाई का जो है रुकैया भाभी के पति का जो है बच्चों अक्सर जेल में आना-जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से उसका आमदनी भी पूरी तरह से क्या हो गया था, खत्म हो गया था और रुकैया भाभी घर में अकेली हो गई थी और उसके घर में जो बच्चा है, उसका पूरा देखभाल रुकैया भाभी को अकेले करना पड़ता था। पड़ती यानी कि पड़ती थी या पड़ता था, चाहे जो भी है। पूरा घर का काम-काज रुकैया भाभी के ऊपर पड़ जाती थी। पूरा उसको किसी भी प्रकार का आज़ादी नहीं थी। सारा का सारा काम-काज मतलब आज़ादी तो थी, लेकिन इतना सारा काम-काज को छोड़कर कौन मतलब बेफ़ालतू से इधर-उधर घूमेगा और मौज-मस्ती करेगा। वो रुकैया भाभी हमेशा अपना काम करती थी और पूरा दिन को व्यतीत करती थी और रुकैया भाभी क्या थी एक देखिए, एक लेक्चरर भी थी कॉलेज की, उसके साथ-साथ जिसका जो है बहुत ही कम तनख्वाह था लगभग वही 300-400 टका ऐसे ही कुछ उसको क्या है मंथली के हिसाब से दिया जाता था और वो जो है अपना क्या करती एक बच्ची को जो है जिसका नाम सम्मी थी, उसको भी क्या करती थी पढ़ाती थी। क्यों सम्मी को पढ़ाती थी? वो उसका बेटी-वोटी कुछ नहीं थी पर उसका ही कोई लड़की थी जो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उसका मम्मी-पापा जो है उसको पढ़ा नहीं सकती थी इसलिए रुकैया भाभी उसको अपने खर्चा से, अपने ही पैसा से क्या करती थी पढ़ाती थी। तो रुकैया भाभी क्या करती अपने बच्चे को क्या करते थे रोज़ का ही बच्चे को नहलाना-धुलाना, खाना-पीना खिला के रोज़ को स्कूल भेजना, उसके बाद फिर अपने नहा धोकर बच्चों के लिए खाना-पीना सारे का सारा चीज़ करना, फिर खुद स्कूल जाना, लेक्चर-वेक्चर करके जो घंटा भी क्लास होता है, पूरा दिन थके रहते थे, पूरा दिन काम-वाम करते ही रहना पड़ता था। और सियासी आदमी आदमी थे, कौन? नन्हे बाबू, तो उसके घर में बड़े-बड़े लोगों का मतलब यानी कि बड़े-बड़े नहीं, छोटे-मोटे लोगों का आना-जाना लगे रहते थे कि सिफ़ारिश के लिए कि नन्हे बाबू के ज़रिए मेरा सिफ़ारिश हो जाएगा, तो ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। ये सारे के सारे चीज़ उसके घर में होते रहते थे। रुकैया भाभी हमेशा परेशान रहती थी। उसके घर में आप सोचिए इतना सारा मुसीबत, हमेशा उसका पति जेल में, हमेशा झगड़ा लड़ाई हमेशा होते रहते थे और उसके साथ रुकैया भाभी के साथ नहीं, उसका उसका पति के साथ ये सारा का सारा टेंशन उसका घर का सारा का काम-काज किसको करना पड़ता था? सारे के सारे रुकैया भाभी को करना पड़ता था। उसका एक बच्ची थी, उसको भी स्कूल भेजना था। ये सारा का सारा काम-काज के चक्कर में रुकैया भाभी को थोड़ा भी इधर-उधर करने का मौका नहीं मिलता था, थोड़ा-सा भी आज़ादी नहीं मिलती थी, जितना वो सोच रहा था, जितना मम्मी-पापा के घर में था। उसके साथ-साथ ही एक बच्ची दूसरा जिसका नाम समी थी, उसको भी पढ़ाना था। उसके साथ-साथ रुकैया भाभी जो है एक दिन की बात है, क्या होता है रुकैया भाभी अपने घर में काम करती थी और अख्तर जो है क्या हो जाता है, घर में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? घर में आ जाती है और घर में आने के बाद अपना भाभी से बात करती है कि अख्तर भी जो है उसका देवर किसका? रुकैया भाभी का, वो भी एक लड़की से प्यार करती थी जिसका नाम फिलहाल अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है लेकिन एक लड़की से प्यार करती थी जिसके बारे में अपना भाभी को बताती है। वो सारे के सारे बात को बताती है फिर उसके बारे में उसको समझाती है। किसको? अपने देवर को। ये सारे के सारे काम करने के बाद एक दिन की बात होता है कि सम्मी बहुत ही ज़्यादा क्या करता है रोता हुआ चेहरा को लेकर आ जाती है। किसके पास? रुकैया भाभी के पास और रुकैया भाभी पूछती है तुम क्यों ऐसा रो रही हो? और सम्मी फूट-फूट कर रोने लगती है। जल्दी तो सम्मी बताती नहीं है कि क्या हुआ। तो बाद में बहुत रोने के बाद सम्मी बोलती है कि मैं तो किसी के पास जा नहीं सकता हूँ, बस आप ही एक ऐसा हो जिनके जिनके पास मैं अपने दिल की बात को खोल के बता सकता हूँ। तो बोलते हैं बोलो क्या बात है? तो बोलती है कि मेरा भाई एमए कर रहा है, वो उसका एमए कर रहा है और उसका एमए का जो फीस देना है, मेरा घर में एक भी पैसा नहीं है, मेरा भाई कैसे जाएगा कॉलेज और उसका फीस कैसे दिया जाएगा? अगर उसका फीस नहीं देंगे तो उसको निकाल दिया जाएगा। यही बोलकर बहुत ज़ोर-ज़ोर से सम्मी रोई। तो ये जो रुकैया भाभी जो है सम्मी को एक चाँटा लगाती है और बोलती है क्या कि इतना छोटा बात में रोने का बात है क्या? काहे रोती हो? हमको ऐसे बोल देता। और ये रुकैया भाभी कहाँ जाती है, घर में जाती है और क्या कहता है, चूड़ी लेके आती है, सोना का जो चूड़ी है वो लेके आती है, जो अपने बेटी के लिए बनाई थी, ठीक है? वो चूड़ी लाकर सम्मी को दे देती है और बोलती है जाओ अपना भाई का एमए का फीस भर देना। इस प्रकार से क्या करती है वो, तो यानी कि ये
रुकैया भाभी लोगों का मदद भी करती है, अपने घर को भी सँभालती है और पूरी तरह से क्या हो जाती है, मतलब हमेशा इन सभी सारे का सारा कामों में ही उलझ कर पूरी यानी कि ज़िंदगी को बिता देती है। इस प्रकार से छोटा-सा कहानी है जो रुकैया भाभी की। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प कहानी है, जो क्या कहता है सुनने लायक है और इसको और भी बेहतर अंदाज में क्या कर सकते हैं, पढ़ेंगे आपको तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा, इस कहानी को और भी गौर से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। तो रुकैया भाभी का इसी प्रकार से कहानी है। तो क्या कहानी है, रुकैया भाभी का पति जिसका नाम क्या था, नन्हे बाबू था, वो एक क्या है पॉलिटिकल लीडर है या फिर नेता कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा या क्वेश्चन में आएगा कि रुकैया भाभी का शौहर क्या काम करते थे, तो एक सियासी आदमी थे या पॉलिटिकल में काम करते थे। उसका जेल में क्यों बार-बार जाना आना करता था, क्योंकि वो सियासी आदमी है, वो लगातार जेल में आते-जाते रहते थे, ठीक है? और रुकैया भाभी का ज़िंदगी कैसा हो गया था, बिल्कुल बहुत ख़राब ज़िंदगी हो गया था। जो अपने घर में आज़ादी था, वो सारा का सारा आज़ादी कहा नहीं, अब यहाँ पे अपने पति के घर में आकर नहीं कर पाती थी, ठीक है? और इसी प्रकार से बहुत सारे काम है। और बोलेगा रुकैया भाभी जो है किसका किसका पढ़ाई की खर्चा उठाती थी, तो सम्मी का पढ़ाई की खर्चा उठाती थी। वो क्या काम करती थी, वो एक लेक्चरर भी थी। रुकैया भाभी कहाँ पे रहती थी, घर में रहती थी। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो बनता है, ये सारा का सारा क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पूरी तरह से सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहानी है। रुकैया भाभी इतना सारा का सारा मुश्किलों को भी झेल कर क्या करता है, अपनी ज़िंदगी को बिताता है और इतना सारा मुश्किलों को भी क्या करके झेल कर अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है और लोगों का मदद करता है। इसको बोलता है क्या कि तो बोलता है ना कि रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। वही किस्सा, मतलब वही कहानी बिल्कुल सेम टू सेम रुकैया भाभी के साथ मैचिंग करता है कि रुकैया भाभी इतना मेहनत करती है कि एक ना एक दिन उसके ज़िंदगी में मंज़िल ज़रूर आएगी। इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कहानी कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं भी लगा होगा तो प्लीज़ हमको बता दीजिए, और भी अच्छा तरीके से मैं इस कहानी को बताने का कोशिश करूँगा। कहानी उर्दू में थोड़ा-सा क्या है बड़ा है, इस कहानी को पूरा पढ़ के सुनाएँगे तो लगभग बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसके कारण मैं आपको पूरा कहानी को क्या नहीं किए, पढ़ के नहीं सुनाए, ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिए। बिल्कुल कहानी को पढ़ के देखिएगा, इसी प्रकार से हूबहू होगा, ठीक है? और आपको ये ऑब्जेक्टिव जो है, पहले वाला ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से क्लियर कर लेना है, ताकि आपको क्या हो जाए, थोड़ा भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। आपको ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना नहीं भूलना है। इसका 1-2 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो आप लोग को हम बताए थे, यहाँ पे जो है देखिए, देखिए यहाँ पर है, देखिए सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? रुकिए, पैदाइश देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में कहाँ, पटना में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्वेश्चन को भी अगर आप करना चाह रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुहेल अज़ीम आबादी का बचपन का नाम क्या था? देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी का बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। ये सारा का सारा चीज़ मैं आप लोग को पहले ही बता दिया, ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर कर दिया हूँ। और इसके साथ-साथ और भी दिखा देते हैं। सुहेल अज़ीम आबादी के अफ़साने के पहले मजमूए का नाम क्या था? देखिए यहाँ पर आप पढ़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। अनोखी मुस्कुराहट जो है सुहेल अज़ीम आबादी का क्या था? पहले अफ़साने के मजमूए का नाम था। जो सारा का सारा चीज़ आप लोग को मैं पहले ही क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा। इसके बाद आप लोग को मिलेगा अगला कहानी, जो है हम लोग का, आपको बता रहा हूँ मैं, फरार। इसके बाद हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन के कहानी को पढ़ेंगे। हम लोग का क्या हो गया, हमदे खुदा अज़्ज़वजल हो गया जो शबनम का मालिक था, और भाभी जान हो गया जो सुहेल अज़ीम आबादी का। और अगला चैप्टर आने वाला है फरार, जो क्या है, मोहम्मद मोहसिन का है। अगर आप इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को उनका अच्छा वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।